मेरे YouTube चैनल सारथी पे आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है और ये वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशल उन भाई बंधुओं को जिन्होंने हाल फिलहाल में ही बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन की है और हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा में या तो अपीयर नहीं हो सके हैं या फिर सफल नहीं हुए हैं। कल दिनांक 23/8/2026 यानी कि रविवार को मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग बिहार सरकार द्वारा यह परीक्षा बिहार के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज का वीडियो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में अंतिम प्रहार का काम करेगा। इसलिए आप सभी भाई बंधु से निवेदन है कि ये वीडियो कंप्लीट देखें, आप स्किप ना करें। इस वीडियो में आपको एक भी बात कोई इरेलेवेंट नहीं लगेगा या फिर एग्ज़ाम से अलग नहीं लगेगा। मैं हर वो पॉइंट बताऊंगा जो कॉमन मिस्टेक के रूप में आती है या फिर क्या तरीका होता है लिखने का, कैसे आप वहाँ पे लिखें, क्या गलती नहीं करनी है और कैसे-कैसे आंसर बुकलेट भरने हैं। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छा करने का एक अंदर से उत्साह रहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एग्ज़ाम में क्या करें और क्या ना करें, यानी कि डूज़ और डोंट्स। सबसे पहली काम जो आपको करनी है वो है आप अपने पास ब्लू या ब्लैक पेन दोनों रखें। जो दूसरी चीज़ है कि आप एडमिट कार्ड का जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से पढ़ लें। थर्ड चीज़, एग्ज़ाम सेंटर पे आप कम से कम 40 से 45 मिनट पहले पहुँचे। फोर्थ चीज़ जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर करनी है आपको, आपका जो आंसर बुकलेट होगा आप उसका इंस्ट्रक्शन एक एक लाइन पढ़े अच्छे से। कुछ हमारे भाई क्या करते हैं कि जैसे ही उन्हें क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले वो क्वेश्चन पटापट देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सारी क्वेश्चन का जवाब उन्हें ही देना है। तो आप वो गलती ना करें। आप सबसे पहले आंसर बुकलेट का जो फर्स्ट पेज होता है उसका सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ें। ये तो हो गई एग्ज़ाम में लिखने से पहले की बातें। अब आते हैं जब आपका एग्ज़ाम टाइम चालू हो गया उसके बाद आप क्या करें। आंसर बुकलेट में आप कहीं भी इंग्लिश वर्ड यूज ना करें। सेकंड चीज़, आंसर बुकलेट में जब तक स्पेसिफाइड ना हो कि यहाँ पे अपना रोल नंबर, नेम या फिर जो भी डिटेल्स है भरना है, अगर ये स्पेसिफाइड है कि यहाँ पे लिखना है तो ही लिखे, अन्यथा पूरे आंसर बुकलेट में, ये आपका पूरा आंसर बुकलेट है जितने भी पेज का रहे, आप इसमें कहीं भी अपना आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज ना करें किसी भी सूरत में। ना तो अपना रोल नंबर लिखे, ना ही अपना नेम लिखे, ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखे। इनमें से कोई भी गलती आप ना करें। इससे होगा क्या कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। थर्ड चीज़ क्या करनी है कि कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि रोल नंबर जो होता है उनका, रोल नंबर को वो डिजिट में भर देते हैं। इस तरह से डिजिट में भर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि ये 5 5 4 3 है, इसको इस तरह से लिखना है, 5 5 4 3, इस तरह से आपको लिखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपना हस्ताक्षर जो है वो सिग्नेचर इंग्लिश में गलती से ना करें। आप अपना सिग्नेचर हमेशा हिंदी में ही करें। एक और महत्वपूर्ण बात जो आप क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले करेंगे, आंसर बुकलेट के फर्स्ट पेज भरने से रिगार्डिंग कोई भी आपका कन्फ्यूज़न हो या समस्या हो, सीधे इन्विजिलेटर को कांटेक्ट करें। आप डायरेक्ट किसी भी कैंडिडेट से ना पूछ के आप डायरेक्ट इन्विजिलेटर से पूछें कि सर ये मैं कैसे लिखूं, इसे किस तरह से लिखूं और इसे कहाँ पे लिखूं। आप किसी भी दूसरे कैंडिडेट से ना पूछें, इसलिए कि हर कैंडिडेट्स वहाँ पे नए होते हैं और सभी को जानकारी नहीं होती है कि एग्जैक्ट लिखना क्या है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ और ये सारी बातें हुई एग्ज़ाम से पहले की। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन पे कि जो आपका क्वेश्चन है, एक पैसेज मिलेगा आपको, इस तरह का पैसेज रहेगा और इसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना है, यानी कि हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड यूज़ ना करें जब हिंदी में अनुवाद कर रहे हो, तो किसी भी इंग्लिश शब्द का यूज़ ना करें। आप एक कंप्लीट पैसेज लिखें, पैराग्राफ चेंज ना करें। थर्ड चीज़ की कोई भी कटिंग ना करें, किसी भी आंसर राइटिंग में कोई भी कटिंग ना करें, ओवर राइटिंग ना करें। अगर आपकी हैंड राइटिंग जो है अगर बहुत अच्छी नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है,
आप कटिंग ना करें और कोशिश करें कि पैसेज के अलावा कोई भी बाहर का शब्द यूज ना करें। जो पैसेज में दिया हुआ है आपको वही शब्द यूज करना है। आप बहुत कर सकते हैं तो कोई पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं उसके जगह पे। फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी में अनुवाद करें। सबसे पहला काम कि पूरा पैसेज पढ़ लें और फिर थीम समझने के बाद उसका पैराग्राफ वाइज हिंदी अनुवाद करें, बट पैराग्राफ चेंज नहीं करें। चलिए शुरू करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। बाय द टाइम चिल्ड्रेन रीच क्लास 8 द बल्क ऑफ देम टेंड टू बी इन द एज रेंज ऑफ 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स। इसका यही होगा कि जब तक बच्चे क्लास 8 तक पहुंचते हैं उसमें से ज़्यादातर जो होते हैं 13 से लेके 15 साल के बीच में। नेक्स्ट है बट इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश में करीब करीब एक चौथाई बच्चे जो होते हैं जो क्लास 8 में होते हैं स्ट्रगल विथ रिगार्डिंग सिंपल टेक्स्ट एंड मोर देन हाफ आर स्टिल अनएबल टू डू बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक डिवीजन। करीब करीब एक चौथाई जो बच्चे होते हैं वो सिंपल टेक्स्ट यानी कि जो सामान्य वाक्य होता है या अक्षर होता है वो पढ़ने में संघर्ष करते हैं, और उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं सिंपल जो कैलकुलेशन होता है, अंकगणितीय संक्रियाएं जो होती है उसको नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है एवरी ईयर अबाउट 25 मिलियन यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल मूव इनटू द लाइफ दैट लाइज फॉर देम बियॉन्ड कंपल्सरी स्कूलिंग। हर साल करीब करीब 25 मिलियन जो होते हैं यंग बच्चे प्रारंभिक विद्यालय यानी कि प्रारंभिक जो उनका स्कूल होता है वहाँ से ही वो उस जीवन में प्रवेश कर जाते हैं जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद शुरू होती है। दे कैन नॉट इंटर द वर्कफोर्स एटलीस्ट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। वे कम से कम संगठित क्षेत्र के कार्यबल में तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक कि वे 18 वर्ष के नहीं हो जाते हैं। फॉर मेनी फैमिलीज दीज चिल्ड्रेन आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज ईवर टू गेट दिस फार इन स्कूल। अनेक परिवार के लिए ये बच्चे स्कूल में इस स्तर तक पहुंचने वाले उनके परिवारों में से पहले बच्चे होते हैं। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन एक्सपेक्ट दैट सच ग्रेजुएट्स फ्रॉम स्कूल विल गो ऑन टू हाई स्कूल एंड कॉलेज। माता पिता और बच्चे अपेक्षा करते हैं कि स्कूल से निकले ऐसे ग्रेजुएट यानी कि स्नातक हाई स्कूल और कॉलेज तक जाएंगे। हार्डली एनी वन वांट्स टू गो बैक टू एग्रीकल्चर। इसमें से कोई भी कृषि में जाना नहीं चाहेगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज, शैक्षणिक सामर्थ्य के संदर्भ में उनकी योग्यताएं जो होती है कक्षा 8 की पाठ्यक्रम अपेक्षाओं के आधार पर भी जितनी होनी चाहिए उससे भी कम होती है। तो चलिए इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ। जब तक बच्चे 8वीं कक्षा में पहुँचते हैं उनमें से अधिकांश 13 वर्ष से 15 वर्ष की आयु सीमा में होते हैं, किंतु हमारे देश में 8वीं कक्षा के सभी बच्चों के लगभग एक चौथाई को सरल पाठ पढ़ने में कठिनाई होती है और आधे से अधिक बच्चे विभाजन जैसी मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्कूल से प्रत्येक वर्ष 25 मिलियन युवा लड़के और लड़कियां उस जीवन में प्रवेश करते हैं जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा के बाद उनके लिए है। वे कम से कम संगठित क्षेत्र के कार्यबल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक कि वे 18 वर्ष के नहीं हो जाते हैं। अनेक परिवारों के लिए ये बच्चे स्कूल में इस स्तर तक पहुंचने वाले उनके परिवारों में पहले बच्चे होते हैं। माता पिता और बच्चे अपेक्षा करते हैं कि स्कूल से निकले ऐसे स्नातक हाई स्कूल और कॉलेज तक जाएंगे। शायद ही कोई वापस कृषि में जाना चाहेगा। लास्ट पैराग्राफ है दूसरी ओर शैक्षणिक सामर्थ्य के संदर्भ में उनकी योग्यताएं जो हैं कक्षा 8 की पाठ्यक्रम अपेक्षाओं के आधार पर भी जितनी होनी चाहिए उससे बहुत निम्न होती है। इसी तरह आपको लिखना है कोई भी पैसेज रहे और पैसेज में अथवा करके एक संक्षेपण भी रहता है कि अगर आपको मान लीजिए पैसेज लिखने में कोई परेशानी है तो आप संक्षेपण लिख लें। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षेपण, हिंदी संक्षेपण। हिंदी संक्षेपण का आपको मैं बेसिक रूल बता देता हूँ, आप इस रूल को फॉलो करें। हिंदी संक्षेपण लिखने के दौरान आपको कैसे पैसेज पढ़ना है, कैसे वर्ड काउंट करना है, क्या टाइटल देना है और कितने शब्दों में लिखना है, ये देखने के बाद आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहला काम वर्ड काउंट कर ले कि कितना वर्ड आ रहा है। सेकंड चीज़ पैसेज को आप एक बार पढ़ ले और पैसेज का क्या थीम है ये थीम समझ ले। थर्ड चीज़ आपके जितने भी वर्ड आए काउंट करके उसको आप 3 से डिवाइड कर दें। मान लीजिए कि आपने 3 से वर्ड डिवाइड किया और 16 आ गए उसके बाद, तो आपको करना क्या है कि 14 से लेके 17 वर्ड या फिर 15 से लेके 17 वर्ड आप कोशिश करें कि इतने में अपना संक्षेपण लिख ले।
इन शब्दों में आप टाइटल का शब्द काउंट ऐड ना करें, ठीक है। और जो चौथी बात है कि आप एक सूटेबल टाइटल उसमें चुनें। टाइटल ऐसा हो जिससे पढ़ने के बाद पूरा पैसेज का थीम रिफ्लेक्ट हो उस टाइटल से। यही मेन 4 काम हैं जो आपको संक्षेपण लिखने के दौरान करनी है। संक्षेपण को आप एक पैसेज की तरह लिखें, पैराग्राफ में न लिखें। इस पैसेज में कुल मिला के वर्ड काउंट की जो संख्या है वह 186 है। इसको आप 3 से डिवाइड कर दें तो ये 62 होते हैं। यानी कि आपको जो पैसेज लिखना है वो 62 शब्द या फिर उसके थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1-2 वर्ड कम 1-2 वर्ड ज़्यादा, इतना तक आप लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा कम डिफरेंस ना रखें। चलिए इसका संक्षेपण करके देखते हैं कि इसका सूटेबल टाइटल क्या होगा। तो हेडिंग के रूप में सबसे जो सूटेबल है वो है वनों का महत्व। ये सबसे सूटेबल हेडिंग है। ये आपका पृष्ठ हो गया। आप यहाँ पे हेडिंग लिख दें जो शीर्षक है, और फिर यहाँ से आप आपका जो संक्षेपण है ये लिख दें। चलिए अब संक्षेपण लिखना शुरू करते हैं। विश्व की सभी सभ्यताओं ने वनों के महत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि वे पशु पक्षियों के आश्रय होने के साथ साथ ईंधन, इमारती लकड़ी और कागज के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। वर्तमान में निरंतर कटाई से इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। वन वर्षा कराने कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर पृथ्वी की रक्षा करते हैं। कुल मिला के अभी तक 57 वर्ड हुआ है। आप बीच में एक बार काउंट करते रहें। मुझे 62 से 63 वर्ड में लिखना है। लास्ट लाइन में आप लिखें, वनों के संरक्षण से गंभीर समस्या का समाधान संभव है। ये आप पूरा एक बार देख लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लें। मैंने क्या किया है कि पहले जो थीम था पैसेज का उससे एक टाइटल ले लिया। ये टाइटल रिफ्लेक्ट करना चाहिए पूरे पैसेज का मीनिंग, यानी कि वनों का महत्व से रिलेटेड ये पैसेज है। उसमें से उस इम्पोर्टेंट सेंटेंस को चुना जिससे कि पैसेज का अर्थ भी न बदले, यानी कि जो थीम है वो भी न बदले, और 1/3 शब्दों में हमारा संक्षेपण भी हो जाए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पत्र लेखन का, और ये 30 मार्क्स के हैं। ये जो क्वेश्चन है आप इसे गौर से देख लें। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप ये बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या ये क्वेश्चन इसी नेचर का था या सिमिलर था, और इससे आपको कितनी मदद मिली। आप ये ज़रूर करना। अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा मिला हो, आप अगर क्वालिफाई कर गए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताना कि मेरा जो मेहनत है वो सफल हुआ या नहीं हुआ। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा। आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है हूबहू आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। बस ये जो सब्जेक्ट मैटर है, हो सकता है कि ये सब्जेक्ट मैटर चेंज हो, बट आपको मैं जो फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ एग्जैक्ट आप उसी फॉर्मेटिंग में लिखना। आप कोई भी चेंज नहीं करना अपने मन से। मान लीजिए कि आपका ये पृष्ठ है जिस पे आपको पत्र लिखना है। पत्र लेखन में जो सबसे ज़रूरी बात है वह है कि इस पेज के हेडिंग में आप लिखें सबसे पहले बिहार सरकार। ये मैटर आप यहाँ लिखें, यहाँ पे बिहार सरकार। उसके नीचे लिखे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, और फिर यहाँ से चालू करें प्रेषक, यानी कि जो पत्र भेजने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि ये मंत्रिमंडल सचिवालय का ही हो सकता है कि ये वित्त विभाग का हो, या फिर हो सकता है ये पंचायती राज विभाग का हो। तो जो भी विभाग हो या फिर जो भी मिनिस्ट्री हो उसका नाम यहाँ पे लिखे, और हेडिंग में ऊपर में सबसे पहले आप बिहार सरकार लिख दें। अगर क्वेश्चन में पत्रांक संख्या दिया हुआ न हो तो आप आंसर लिखते समय पत्रांक संख्या या दिनांक ऊपर में ना लिखें। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखे प्रेषक, यानी कि पत्र भेज कौन रहा है, कॉमा देके फिर यहाँ से लिखे मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार पटना। यहाँ पे तारीख लिख दें, कल की तारीख लिखे, जो भी आपकी एग्ज़ाम की तारीख है वो लिखे। फिर यहाँ पे लिखे प्रेषित, पत्र किसको भेजा जा रहा है, कॉमा देके यहाँ पे लिख दे बिहार राज्य के सभी जिला पदाधिकारीगण। फिर यहाँ पे आप विषय लिख दे, उसके नीचे में कॉलन दे के आप सब्जेक्ट जो है आपके क्वेश्चन का सब्जेक्ट हूबहू यहाँ पे उतार दे। जैसे में कि यहाँ से बिहार भूमि सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण अभियान के दौरान उत्पन्न क्रियान्वयन संबंधी समस्या को दूर करने एवं इसे सफल बनाने हेतु जरूरी निर्देश, यहाँ से आप चालू करें। ये लाइन से ही आप नीचे तक लिखें।
महाशय ऑब्लिक महाशया, यानी कि कुछ जिला पदाधिकारी जो होती है वो महिला होती है, तो आप महाशय ऑब्लिक महाशया लिख दें। यहाँ से आप लिखना चालू करेंगे कि उपरोक्त वर्णित विषयों के संदर्भ में, फिर यहाँ से चालू करें। यहाँ से सरकार के ज्ञापन में यह आया है कि सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना, आप कोशिश करें कि अच्छे राइटिंग में लिखें, बिहार भूमि सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण अभियान के दौरान कुछ क्रियान्वयन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे आप बताएं कि क्या क्या समस्या आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी कि एग्जीक्यूट करने में क्या क्या समस्या आ रही है किसी प्रोग्राम को, या फिर जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है। डैश दे के लिख दें। एक में लिखे भूमि दस्तावेजों की अनुपलब्धता। दूसरा में लोगों के बीच जागरूकता का अभाव। थर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, यानी कि इसको कह सकते हैं ढांचागत समस्या। 4 में दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट का अभाव, इस अभियान से संबंधित अफवाह। ये 4 पॉइंट है। अगर आपको लगे कि इसके अलावा कुछ और पॉइंट आप लिख सकते हैं जो आपका रेलेवेंट टॉपिक है, तो आप लिख सकते हैं। मैंने 4 पॉइंट बस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिखाया है। उसके बाद लिखें इसी लाइन में, इसे दूर करना अति आवश्यक है। यहाँ से आप लिखना चालू करेंगे, लिखेंगे कि इस अभियान को सफल बनाने हेतु, फिर यहाँ से चालू करेंगे लिखना शुरू से, एवं क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु निम्नलिखित, या फिर निम्न लिख सकते हैं, निम्न निर्देशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। तो आप सबसे पहला निर्देश लिख रहे हैं लोगों को जागरूक करना। सेकंड में संबंधित कर्मचारी या फिर अधिकारी को उचित प्रशिक्षण प्राप्त कराना। तीसरा पॉइंट, या फिर ग पॉइंट कह सकते हैं, ढांचागत कमी को दूर करने हेतु सरकार को अविलंब अनुरोध पत्र निर्गत करना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान संबंधित अफवाह को दूर करने हेतु स्थानीय स्तर के संबंधित थाना द्वारा ऐसी गतिविधियों पर नज़र रखना। ये आपका निर्देश हुआ। फिर लास्ट में आप यहाँ से शुरू करेंगे और लिखेंगे अतः उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखकर संबंधित पदाधिकारीगण के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित कराकर हमें अवगत कराएं। लास्ट में एक लाइन आप यहाँ पे ये लिखेंगे, इसे अति आवश्यक समझें। यहाँ पे आप लिखेंगे अपना डेजिग्नेशन, मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार सरकार, पटना। इसके अलावा आप कुछ न लिखें। ये जो आपका लेटर है, अगर आपने इस ढंग से लिख दिया तो आपको ये जो 30 नंबर का लेटर है, इसमें से मिनिमम आपको 25 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। जो अगला टाइप है वो एक लेटर के जैसे ही है, आत्मभारी टिप्पणी लिखनी है। यानी कि आपको अपने डिपार्टमेंट हेड, जो भी आपके डिपार्टमेंट के हेड है, उनको एक लेटर लिखना है। आप शुरू करेंगे लिखना पेज के लेफ्ट मार्जिन में सेवा में, और संबोधन में लिखेंगे आपके जो डिपार्टमेंट हेड हैं। अगर आप जिला मुख्यालय पटना पुलिस बल में पोस्टेड हैं तो आप लिखेंगे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला मुख्यालय पटना। फिर आप लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन का सब्जेक्ट मैटर है, हूबहू आप वही लिखेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ई ऑफिस कार्यक्रम के तहत सभी कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण एवं जरूरी बुनियादी ढांचा हेतु उचित कदम उठाए जाने का सुझाव। आप राइट साइड मार्जिन में लिखेंगे सब्जेक्ट के जस्ट नीचे जो भी आपके एग्ज़ाम की तारीख है, यानी कल की तारीख 23वीं अगस्त सन 2026। उसके बाद आप शुरू करेंगे संबोधन। अगर मेल हेड हैं तो महाशय लिखेंगे, अगर फीमेल हेड हैं तो महाशया लिखेंगे, और लिखेंगे उसके जस्ट नीचे सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे कार्यालय में भी ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य कार्यालय संचिकाओं या अभिलेखों को
पेपर रहित बनाना एवं पारदर्शिता लाना सुनिश्चित करना है। फिर इसके आगे लिखेंगे, वर्तमान में इस कार्यालय में ई ऑफिस लागू करने हेतु निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देना आवश्यक है। इतना लिखने के बाद आपके जो भी पॉइंट्स है, आपके जो भी सुझाव है, उसे क ख ग ऑप्शन करके आप अपना सारा सुझाव लिख दें। फिर लास्ट में आप लिख दें पैराग्राफ चेंज करके, अतः उपरोक्त सुझावों पर विचार करते हुए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सफल बनाया जा सकता है। और सबसे लास्ट में पैराग्राफ चेंज करते हुए आप लिखें विश्वासभाजन और वहाँ पे तारीख उसके नीचे दे दें। इसके अलावा विश्वासभाजन के नीचे अन्य कोई भी बात ना लिखे, ना तो अपना रोल नंबर, ना ही नाम या फिर ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज करें। इस बात का आप खास रूप से ख्याल रखें। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग चीज़ है लेटर राइटिंग में वह यह है कि आप जो यहाँ पे विश्वासभाजन लिखते हैं तो ये लेफ्ट मार्जिन में लिखे या फिर राइट मार्जिन में। अगर आपने जो ये अलाइनमेंट किया है महाशया, अगर ये सविनय निवेदन यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ से, तब आप राइट अलाइनमेंट में यानी कि नीचे यहाँ साइड विश्वासभाजन लिख सकते हैं। अगर आपका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड है जैसे कि मैं लिखा हुआ हूँ, तो इस स्थिति में आप अपना अलाइनमेंट जो है लेफ्ट साइड ही रखें, यानी कि यहाँ लिखें। और ये दोनों सही है, ये दोनों मेथड सही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स मेथड है कि आप लेफ्ट अलाइनमेंट ही करें, आप राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ भी आप विश्वासभाजन लिख सकते हैं। बट उसी स्थिति में कि आपका जो ये पैराग्राफ्स हैं, ये पैराग्राफ्स ये यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से, यानी कि जहाँ से आपका महाशय ख़त्म होता है इसके अलाइनमेंट में होना चाहिए फर्स्ट लाइन, फिर ये सेकेंड लाइन यहाँ से। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाता, आप दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हैं। एग्जाम के लिए आप सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है। मैं ये शुभकामना देता हूँ आप सभी को कि आप सब इस एग्ज़ाम में सफल हो और आप सभी इस एग्ज़ाम में मिनिमम 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आएँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से।